आइए हम आज का अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था भार उठाने वाली मशीन कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें एक जो मशीन होता है घिरनी तंत्र, उसको हमने आपको समझा दिया था कार्य सिद्धांत। घिरनी तंत्र में हम आपको 3 प्रकार की घिरनियाँ बताए थे। प्रथम प्रकार की घिरनी, द्वितीय प्रकार की घिरनी और तृतीय प्रकार की घिरनी। उनका वेगानुपात कैसे निकालेंगे ये भी चीज़ें हम आपको बता दी हैं। अब आगे आते हैं अगली घिरनी पर, वेस्टर्न की व्यासांतरित घिरनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह एग्जामों में आपका लगभग हर साल आपको पूछे जाता है कि वेस्टर्न की घिरनी को समझाइए। ठीक है, वेस्टर्न की घिरनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस घिरनी का सर्वप्रथम उपयोग वेस्टर्न नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्हीं के नाम पे यह पड़ा वेस्टर्न की व्यासांतरित घिरनी। इसे व्यासांतरित क्यों कहा जाता है? व्यासांतरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग व्यास के घिरनी का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक का व्यास डी है, दूसरे का व्यास क्या है? स्मॉल डी। आइए पहले फिगर को समझ लेते हैं। सबसे पहले यह ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आपका 2 घिरनी लगा है। दोनों कौन सी घिरनी है? अचल घिरनी। कैसे रोटेट करेगा? आपका अपने अक्ष पर रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं पहली घिरनी आपकी लगी है और दूसरी घिरनी लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे कौन सी घिरनी आपकी? एक चल घिरनी है, जिसे क्या करेंगे? भार डब्लू को हम उठाएंगे। और हम आपको बताया था कि प्रयास जब भी लगाया जाता है तो अचल घिरनी पर लगाते हैं, अब भार जब भी उठाते हैं तो किस पे उठाते हैं? चल घिरनी पर। ठीक है, हम चल घिरनी पर प्रयास नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, एक सिराहीन धागा लेंगे और सिराहीन धागे का एक सिरा छोड़ करके इस घिरनी से लपेटते हुए इसको नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जा करके इस चल घिरनी से लपेटेंगे, फिर ऊपर ले जा करके इस अचल घिरनी से लपेट के क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। ठीक, अब मान लें कि बड़ी वाली अचल घिरनी का व्यास कैपिटल डी है और छोटी वाली घिरनी का अचल घिरनी का व्यास क्या? स्मॉल डी है। मान लें भार जो उठा रही है घिरनी उसका व्यास क्या है आपका? मान लेते हैं कोई व्यास है इसका, कोई व्यास ले लीजिए आप, D1 मान लीजिए। ठीक, अगर हम प्रयास P लगा करके खींचें तो प्रयास P लगा के खींचेंगे तो धागा इधर खींचेगा, तो यह घिरनी इधर मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह धागा ऊपर जाएगा। जब यह धागा हमारा ऊपर जाएगा तो यह घिरनी आपकी ऊपर उठेगी, तो यह धागा कहाँ जाएगा? नीचे के साइड में जाएगा। तो यह भी घिरनी क्या होगी? मूव करेगी, और मूव करने के बाद यह धागे को क्या करेगी? अपने ऊपर लपेटेगी। जितना धागा यहाँ से छूटेगा उतना धागा छोटी वाली घिरनी पे क्या हो जाएगा? लपेट दी जाएगी। यह जो घिरनी है अगर एक चक्कर घूम रहा है तो यह भी घिरनी एक ही चक्कर उतने ही समय के लिए आपकी घूमेगी। यह नहीं कि दोनों घिरनी आपकी अलग अलग घूमेगी, यानी कि जितना धागा उतरेगा उतना धागा क्या करेगा? या लपेटेगा। लिखे यहाँ पे, माना बड़ी अचल घिरनी का व्यास कैपिटल डी है तथा छोटी अचल घिरनी का व्यास स्मॉल डी है। अतः बड़ी घिरनी के एक चक्कर में प्रयास का विस्थापन, अगर बड़ी घिरनी एक चक्कर, यह बड़ी घिरनी है, अगर यह एक चक्कर घूम जाए तो घिरनी कैसी है? गोलाकार है। और आप जानते हैं कि गोल चीज़ की जो लंबाई निकालते हैं तो किसके बराबर होते हैं? उसकी परिधि की लंबाई। इसके जो परिधि की लंबाई है वही क्या है? उसकी लंबाई है। आई बात समझ में? तो बड़ी घिरनी के एक चक्कर में प्रयास का विस्थापन जो होगा बड़ी घिरनी की परिधि की लंबाई। और आप जानते हैं कि किसी भी गोल चीज़ की जो परिधि की जो लंबाई होती है, त्रिज्या के फार्म में 2πr होता है और व्यास के फार्म में π/d होता है। π/d और त्रिज्या के फार्म में कितना होगा? 2πr, क्योंकि 2r बराबर होता है व्यास। तो प्रयास का विस्थापन πd हो जाएगा। तो भार का विस्थापन कितना होगा? अब ध्यान से यहाँ समझिएगा। देखिए, जो भार उठा रही है आपकी घिरनी वह 2 प्रकार के व्यास वाली घिरनी से जुड़ी है। बड़ी वाली घिरनी से भी जुड़ी है, छोटी वाली घिरनी से भी जुड़ी है। तो अगर यह W मान लेते हैं W लोड है आपका, अब हम यहाँ पे प्रयास लगा रहे हैं, तो यह W लोड अगर आधा यह ले रहा है तो आधा यह भी धागा लेगा, यानी कि आधा W/2 यह ऊपर उठाएगा तो यह आधा W/2 क्या करेगा? नीचे आपका गिराएगा। तो दोनों के व्यासों में क्या है? अंतर है। और जब व्यासों में अंतर है तो टोटल लोड निकालेंगे कि कितना भार उठेगा आपका, तो हमें इनके लिए इस घिरनी के लिए इस घिरनी के क्या करना पड़ेगा? औसत निकालना पड़ेगा। तो हम जब औसत वैल्यू निकालेंगे तो वही भार का विस्थापन होगा। तो भार का विस्थापन होगा बड़ी वाली घिरनी की परिधि में से छोटी वाली घिरनी की परिधि की लंबाई क्या करेंगे? माइनस करेंगे, अब /2। तो बड़ी वाली घिरनी की πd है, छोटी वाली घिरनी की परिधि πd है, /2 इतना होगा।
और हम जानते हैं वेगानुपात वी आर बराबर होता है प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। तो प्रयास का विस्थापन पाई डी है, भार का विस्थापन इतना है, 2 ऊपर चला जाएगा और पाई कॉमन लेंगे तो पाई पाई क्या होगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा 2D बटे डी माइनस डी। अगर यही हम त्रिज्या के फॉर्म में निकाल लें तो डी बराबर कितना होगा 2r होगा, डी बराबर 2r, डी बराबर यहाँ भी होगा 2 स्मॉल r। अच्छा वैल्यू को आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2r अपन r माइनस r, ये भी लिख सकते हैं। अगर मान लें यदि यह घिरनी आदर्श हो तो आदर्श घिरने के लिए जो इफिशियंसी ईटा बराबर होती है वह 100% की क्या होती है बराबर होती है। तो कह सकते हैं कि एम ए बराबर वी आर बराबर होगा 2D बटे डी माइनस डी। यह हो गया आपका वेस्टर्न की व्यासांतरित घिरनी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। भार उठाने वाली मशीन में अगला टॉपिक हमारा है पहिया तथा धुरी। इसे कहते हैं पहिया तथा धुरी, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एक्सल एंड व्हील। देखिए ये भी आपके पूछे जाते हैं सिंपल एक्सल एंड व्हील, इसको हम कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए आपको हम फिगर दिखाए हैं, यह जो है आपका मान लेते हैं कोई धुरी है, यह क्या आपका है पहिया है, यह बड़ा वाला क्या आपका है यह पहिया है। यह धुरी 2 बियरिंग पे स्थित है, एक बियरिंग यह है और एक बियरिंग यह है, दोनों बियरिंग पे स्थित है क्योंकि रोटेट होगा तो बियरिंग के माध्यम से ही रोटेट होगा। मान लें इस पहिए का व्यास कैपिटल डी है और धुरी का व्यास कितना है स्मॉल डी है। एक्सल का जो व्यास है स्मॉल डी है, पहिए का व्यास है, व्हील का व्यास आपका कैपिटल डी। ये आपके हो गए बियरिंग। अब हम क्या करेंगे, भार उठाने के लिए हम पहिए पे भी रस्सी लपेटेंगे और एक्सल पे भी रस्सी लपेटेंगे। तो हम 2 धागा लेंगे, एक धागे को हम पहिए पे अगर क्लॉकवाइज लपेटते हैं प्रयास लगाने के लिए क्लॉकवाइज, तो एक्सल पर धुरी पर दूसरा धागा जो लपेटा जाएगा कैसे लपेटा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे भार उठाने के लिए। तो पहिए पे धागा क्लॉकवाइज लपेटेंगे तो धुरी पे धागा एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे, क्योंकि अगर यह रस्सी खींचेगी नीचे अगर बढ़ेगी तो यह रस्सी इस पर क्या होगी आपकी लपेटी जाएगी, और जब लपेटी जाएगी तो यह भार को क्या करेगा उठाएगा। अब देखिए यहाँ पे माना धुरी का व्यास स्मॉल डी है, पहिए का व्यास कैपिटल डी है, तो पहिए का एक चक्कर घूमने में पी का विस्थापन प्रयास का विस्थापन होगा 2πr त्रिज्या के फॉर्म में, अब व्यास के फॉर्म में हो जाएगा पाई इंटू डी। अतः भार का विस्थापन त्रिज्या के फॉर्म में होगा 2πr और व्यास के फॉर्म में होगा पाई इंटू डी, क्योंकि 2r बराबर होता है स्मॉल डी या कैपिटल डी। वेगानुपात वी आर बराबर होगा प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। तो प्रयास का विस्थापन पाई डी है, भार का विस्थापन पाई डी है, तो वेगानुपात निकालेंगे डी बटे डी। यदि दस्ता 100% हो तो एम ए बराबर वी आर बराबर डी बटे डी, दोनों बराबर हो जाएगा। यह हो गया आपका सिंपल। अगर एक्सल और व्हील पूछ रहा है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके मेथड में आप ये भी लिखेंगे कि इसमें हम एक धुरी का प्रयोग करते हैं, पहिया धुरी से जुड़ा हुआ रहता है, या जो पहिया या धुरी से क्या है जुड़ा हुआ रहता है। एक चक्कर जितने समय में यह पूरा करेगा उतने समय में आपका धुरी भी पूरा करेगा, ठीक है। दोनों बियरिंग पे आपका स्थित है। यह हो गया आपका सिंपल एक्सल व्हील। अब आता है डिफरेंशियल एक्सल व्हील, व्यासांतरित पहिया तथा धुरी। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें धुरी कितना प्रयोग किए हैं एक, लेकिन इसमें 2 धुरी का प्रयोग करेंगे, धुरी नंबर 1 और धुरी नंबर 2। इसमें पहिया कितना लगाएं एक, इसमें पहिया भी कितना लगाएंगे एक ही पहिया लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको फिगर हम दिखा देते हैं। यह 2 बियरिंग है, एक बियरिंग है एक बियरिंग ये है। पहली जो धुरी है आपकी यह है बियरिंग पे स्थित है, दूसरी जो धुरी है आपकी यह है, ये भी किस पे स्थित है आपकी बियरिंग पे स्थित है। धुरी छोटी धुरी का व्यास स्मॉल d1 है, बड़ी धुरी का व्यास स्मॉल d2 है, और पहिए का व्यास कितना दिया है कैपिटल D दिया है। अब यहाँ पे कितना धागा लेंगे 3 धागा, पहिए पे धागा लपेटेंगे प्रयास लगाने के लिए, और इन दोनों धुरियों पर धागा लपेटेंगे भार को उठाने के लिए, ठीक। अब देखिए 2 धागा लेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 धागा लेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको बांधेंगे। सबसे पहले आप पहिए पे धागे को क्या करिए क्लॉकवाइज में लपेट दीजिए, लपेट देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो धागा आप लिए हैं उस धागे को इन दोनों धुरी पर इस प्रकार लपेटना है
कि एक धुरी पर धागा क्लॉकवाइज हो तो दूसरे पे क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। तो मान लो पहिए पे धागा हम लपेटे हैं क्लॉकवाइज में, इस धुरी पे धागा हम लपेटे हैं क्लॉकवाइज में, और इस धुरी पे धागा कैसे लपेटे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज लपेट में लपेट करके इसको छोड़ेंगे, इसको क्लॉकवाइज लपेट करके छोड़ेंगे और घिरनी के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हम बांध देंगे। अगर आप 3 धागा लेते हैं तो चूँकि गांठ पड़ जाएगा तो यह घिरनी आपकी ठीक से भार आपकी उठा नहीं पाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 ही धागा लेते हैं। आप इसमें उसी धागे का प्रयोग करेंगे जो एक हो। एक बड़ा धागा ले लीजिए, धागे के कुछ सिरे को इसमें क्लॉकवाइज में लपेट दीजिए और इसको नीचे ले जा करके फिर इस पर क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज में लपेट दीजिए, ताकि भार को क्या करे, उठा दे। अब प्रयास पी अगर लगाएंगे तो यह रस्सी जो है यह पहिए पर से उतरेगी। तो बताइए कि यह क्लॉकवाइज में अगर लपेटा गया तो ये भी क्लॉकवाइज में लपेटा गया है, ये भी रस्सी क्या होगी, पहिए धुरी पर से उतरेगी। तो यह क्या करेगा, रस्सी को अपने ऊपर लपेटेगा, जिससे भार क्या होगा, आपका ऊपर की ओर उठेगा। अब देखिए इसमें आगे हम आपको समझा रहे हैं कि माना धुरी नंबर 1 का व्यास D1 है। फिगर में देख लीजिए आप, धुरी नंबर 1 का व्यास क्या है, D1 है, और धुरी नंबर 2 का व्यास कितना है आपका, D2 है, पहिए का व्यास D है। तो धुरी नंबर 1 का व्यास D1 है, धुरी नंबर 2 का व्यास D2 है, पहिए का व्यास D है। तो लिखेंगे पहिए के एक चक्कर में विस्थापन या घूमने में प्रयास का विस्थापन होगा y बराबर पाई इंटू डी, क्योंकि प्रयास के विस्थापन को y से डिनोट करते हैं। तब प्रथम धुरी का विस्थापन कितना होगा, जब पहिया एक चक्कर घूमेगा तो प्रथम धुरी भी एक चक्कर घूमेगी और यह भी धुरी भी एक ही चक्कर घूमेगी। क्यों, क्योंकि यह धुरी इस धुरी से जुड़ी है और यह धुरी पहिए से जुड़ा है, यानी कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रथम धुरी का विस्थापन पाई इंटू D1, द्वितीय धुरी का विस्थापन पाई इंटू D2। तो भार का विस्थापन होगा, बड़े वाले में से छोटे वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो माइनस करेंगे, अब बाई 2 करेंगे, क्योंकि औसत निकालना पड़ेगा हमें। बाई टू हम भूल गए थे, क्योंकि दोनों धुरियों का व्यास क्या है आपका, अलग अलग है, तो भार भी क्या रहेगा, अलग अलग आपका वहाँ पर उठेगा। यहाँ 2D लिख लीजिए। तो x बराबर होगा पाई D2 माइनस पाई D1 बाई 2 होगा। अब VR बराबर होगा पाई D बटे पाई D2 माइनस पाई D1 बाई 2। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पाई से पाई को क्या करिए, काट दीजिए। तो MA बराबर VR बराबर 2D बटे D2 माइनस D1। कब, जब दस्ताव का 100% हो तब। यह हो गया आपका व्यासांतरित पहिया तथा धुरी। तीसरा हमारा अगला टॉपिक है वर्म एंड वर्म व्हील, ड्रम तथा ड्रम पहिया। अब देखिए ड्रम तथा ड्रम पहिया क्या होता है, इससे भी हम भार उठाते हैं, भार उठाने वाली मशीन ये भी है। यह मान लेते हैं कोई आपकी धुरी है, 2 बियरिंग पर आधारित, एक बियरिंग यह है और एक बियरिंग आपकी यह है। ठीक, यह आपका वर्म है, जो चूड़ी आपका कटा हुआ है, यह क्या आपका है, वर्म है। आप देखे होंगे नट बोल्ट में, जो उसमें बोल्ट में जो चूड़ी आपके कटे होते हैं, एक चूड़ी बाहर होती है तो एक चूड़ी कहाँ होती है, अंदर। तो इसमें भी एक चूड़ी बाहर है तो एक चूड़ी कहाँ है, अंदर, फिर एक चूड़ी बाहर है फिर एक चूड़ी कहाँ है, अंदर है। ठीक, अब इसमें एक पहिया लगा होता है व्हील, जिस पर हम प्रयास P लगाते हैं। अब चूंकि इसे ड्रम पहिया कहते हैं और ड्रम, तो देखिए यहाँ पे एक ड्रम लगा हुआ है, मान लेते हैं कोई गोलाकार आपका ड्रम है, इस ड्रम पे आप रस्सी लपेटे हुए हैं भार उठाने के लिए। यह ड्रम जो है इस वर्म व्हील से, यह वर्म व्हील, जैसा आप लोग देखे होंगे गियर जो होता है, तो गियर में भी गियर कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसमें भी खांचा कटा होता है, एक खांचा बाहर एक खांचा अंदर। तो इसमें भी देखिए एक खांचा बाहर कटा एक खांचा अंदर कटा है, और यह जो खांचा कटा यह इस वर्म में जाके क्या हुआ, फंसा हुआ है, फिर यहाँ पे यह फंसा हुआ है ऐसे। ठीक, तो यह आपका वर्म व्हील है। यह वर्म व्हील के अंदर एक ड्रम जो इससे जुड़ा हुआ है, इस ड्रम पर रस्सी लपेटे हैं जो भार उठाएगा, यानी कि यह भार उठाएगा ड्रम आपका, जो ड्रम आपका लगा हुआ है। तो जब हम इस पहिए को एक चक्कर घुमाएंगे, यह चूड़ी यह भी घूमेगा, यानी कि पूरा आपका धुरी घूमेगा, और जब पूरा धुरी घूमेगा तो यह दांतें इसमें फंस करके यह इधर की ओर रोटेट होंगे, और जब रोटेट होगा तो चूँकि ड्रम इससे जुड़ा हुआ है इस वाले वर्म व्हील से, तो जब यह रोटेट होगा वर्म व्हील तो ड्रम पे क्या होगा, घूमेगा, और जब ड्रम घूमेगा तो रस्सी लपेटेगी या तो रस्सी क्या होगी आपकी, उतरेगी। आई बात समझ में।
तो जब हम यहाँ से रस्सी को हम उतारेंगे, पहिए पर से रस्सी उतारेंगे, तो यह आपका किस डायरेक्शन में गति करेगा? या मान लेते हैं क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो यह जब क्लॉकवाइज गति करेगा तो यह आपका वर्म व्हील एंटी क्लॉकवाइज में गति करेगा, जिससे ड्रम भी आपका गति करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और डब्लू को क्या करेगा? डब्लू वाला जो रस्सी हुआ इस पर लपेटेगा और भार आपका विस्थापित होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, पहिए के एक चक्कर में प्रयास का विस्थापन y बराबर 2πr होगा। क्यों? क्योंकि अगर यह एक चक्कर घूमता है तो कितना भार उठता है हम यह देख लें। तब भार का विस्थापन होगा ड्रम का एक चक्कर घूमने में दूरी, यानी कि जब यह एक चक्कर घूमेगा तो ड्रम भी आपका कितना चक्कर घूमेगा? एक चक्कर घूमेगा, बटे वर्म व्हील के दांतों की संख्या। तो चूँकि ड्रम इससे जुड़ा हुआ है, तो जब यह एक चक्कर घूमेगा तो यह भी जो ड्रम व्हील है इसके पूरे दांत एक चक्कर क्या हो जाएंगे? घूम जाएंगे। मान लें इसकी टोटल दांतों की संख्या क्या है? टी है। कितना आपका है? टी। तो x बराबर होगा 2πr। 2πr, r क्यों? क्योंकि इस ड्रम की त्रिज्या कितनी है? r ली है, तो 2πr बटे इनके दांतों की संख्या हो गई आपकी t। अब इसके बाद निकालेंगे वेगानुपात। तो वेगानुपात Vr बराबर होगा y बटे x, और y बटे x बराबर होगा Vr बराबर 2πr बटे t। टी आपका ऊपर जाएगा, 2π कट जाएगा, r गुणे टी बटे r। अगर दस्ता 100% हो तो ma बराबर Vr बराबर r गुणे टी बटे r। टी क्या है? वर्म व्हील के दांतों की संख्या है। अब आते हैं आगे टॉपिक पर, स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में दो प्रकार के आपके स्क्रू जैक होते हैं, एक साधारण स्क्रू जैक होता है, एक व्यासांतरित स्क्रू जैक होता है। जो सिंपल स्क्रू जैक होते हैं यह कम लोड को उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जो बड़े स्क्रू जैक होते हैं व्यासांतरित या अधिक लोड के लिए उठाने के लिए आपके होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग अगर उठानी है या कोई बड़ी मशीन उठानी है, ठीक है ना, बिल्डिंग के पार्टों को बदलना पड़े, तो उनके लिए जो स्क्रू जैक का हम प्रयोग करते हैं व्यासांतरित स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अधिक से अधिक को लोड को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा साधारण स्क्रू जैक के लिए है। यह आपका सिंपल स्क्रू जैक दिखाया गया है। यह आपकी बॉडी है जिसमें स्क्रू आपका अंदर बाहर होता है, ठीक। यह आपका लोडिंग है, इस पर हम भार को रखते हैं, जो हमें भार रखना है वह भार हम इस पर रखेंगे। यह हैंडल है, हैंडल आपका जुड़ा हुआ है। हैंडल की लंबाई मान लेते हैं L है, और हैंडल पे क्या लगेंगे? प्रयास लगाएंगे P। यह आपके जो स्क्रू बनाए गए हैं यह आपका स्क्रू है। जब हैंडल को घुमाएंगे तो स्क्रू या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो स्क्रू कहाँ जाएगा? आपका नीचे की ओर जाएगा। तो एक स्क्रू से यह जो स्क्रू है आपका बनाया गया है, इनके बीच की जो दूरी होती है या यह दूरी जो होती है इसे पिच बोलते हैं, अंतराल या पिच। तो देखिए आपको यहाँ पे पिच दिखाए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो दूरी यह पिच होगा। अच्छा यह दूरी ले लीजिए पिच में, अच्छा यह दूरी पिच में ले लीजिए, ठीक। यही पिच ऊपर नीचे आपका होता है। यह क्या आपका है? नट, ठीक। अब मान लें प्रयास P को एक चक्कर में विस्थापन में कितनी दूरी चलना पड़ेगा? तो लंबाई कितनी है? L है, तो 2πL, क्योंकि गोला यह गोल घूमता है। जब गोल हैंडल आपका गोलाकार घूमेगा तो परिध के बराबर घूमेगा, तो परिध के बराबर घूमेगा 2πL। तो भार का विस्थापन x बराबर क्या होना होगा? पिच, यानी कि एक चक्कर घूमेगा तो एक P या तो ऊपर यह जाएगा ऊपर की ओर, या एक P आपका नीचे की ओर जाएगा, या तो एक P ऊपर जाए या एक P बॉडी के अंदर जाए। तो एक P अगर ऊपर जाएगा तो भार उठेगा, अगर एक P बॉडी के अंदर जाएगा तो भार कहाँ होगा? आपका नीचे की ओर आएगा। तो वेग अनुपात होता है आपका प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। तो प्रयास का विस्थापन है 2πL बटे भार का विस्थापन P है। अगर दस्ता 100% हो तो ma बराबर Vr बराबर 2πL बटे P, ठीक। जैसे हम मान लें, ये आपका फिगर दिखाया गया है। मान लेते हैं कि पहले हमारी जो बॉडी है वह हॉरिजॉन्टल है। हम कोई वेट रख करके, मान लेते हैं कोई वेट हमने रख दिया या कोई भार रख दिया, अब हैंडल को हम घुमा रहे हैं, तो यह क्या करेगा? भार को ऊपर उठाएगा। तो यह भार को ऊपर उठा करके कहाँ पहुँचा देगा? हो सकता है यहाँ भी पहुँचा दे। तो जब भार को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करेगा तो यही दूरी जो होती है वह पिच होती है। क्या होती है आपकी? पिच। तो मान लें कि पहले भार आपका यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से और ऊपर उठाएं, तो यह भी क्या है? आपकी पिच है। यह कोण कितना बनेगा? आपका थीटा। जो दूरी होगी क्षैतिज क्या होगा? π/d, ठीक है ना। ये π/d के बराबर होगा। तो जितना आपका यह घूमेगा, जितना इंक्लाइड बनेगा,
इस कोण की थीटा की वैल्यू को हम बोलेंगे पिच, यानी कि पी। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर p/पाई इंटू डी। यानी कि कहने का मतलब समझ गए कि अगर मान लेते हैं कि पहले बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, तो p दूरी घुमा, अगर और दूरी हमें उठाना पड़े तो बॉडी और भी ऊपर जाएगा ना। तो मान लेते हैं बॉडी यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे था बॉडी, तो यह जो दूरी होगी यह दूरी क्या होती है? पिच होती है। कोण क्या बनेगा? या थीटा बनेगा। तो जितना अधिक आप इस पर कोण बनेगा उतना ही दूरी तक यह भार क्या होगा? आपका उठेगा, और उतना ही इसकी पाई डी का मान जो होगा वह क्या होगा? आपका अधिक होता जाएगा। इससे भी हम निकाल सकते हैं। यह होगा सिंपल स्क्रू जैक का, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका है व्यासांतरित स्क्रू जैक। देखिए व्यासांतरित स्क्रू जैक हम आपको बता दें। देखिए व्यासांतरित स्क्रू जैक आपका लिखा गया है डिफरेंशियल स्क्रू जैक। इसमें दो स्क्रू होते हैं, एक बड़ा स्क्रू होता है, देखिए एक बड़ा स्क्रू दिखाएं और एक छोटा स्क्रू दिखाएं। यहाँ समझ लीजिए, एक बड़ा स्क्रू होता है ऐसे, या भी किसी बॉडी के अंदर आपका स्क्रू आपका जाता है, मान लेते हैं कोई बॉडी है उसी के अंदर। इसके बाद आपका एक छोटा स्क्रू जैक होता है ऐसे, ऐसे छोटा स्क्रू जैक। तो बड़ा स्क्रू जैक में छोटा स्क्रू जैक ऊपर नीचे क्या होता है? गति करता है जब हम हैंडल को घुमाते हैं। तो यह बड़ा स्क्रू जैक दिखाया, मान लेते हैं बड़ा स्क्रू जैक बी है, छोटा स्क्रू जैक कितना है आपका? पी है। या कोई भार डब्ल्यू रखा है, लगाया जा रहा है। यह क्या है? आपका बॉडी है। यह क्या है? आपका जिस पे आपका हत्था लगा हुआ है, और इसी में स्क्रू क्या होता है? ऊपर नीचे आपका होता है, ठीक। यह जो छोटा वाला स्क्रू है, इनके बीच की दूरी पी ए है, और बड़ा वाला स्क्रू के बीच की दूरी कितनी है आपकी? पी बी है। तो यह स्क्रू जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो इस स्क्रू में यह स्क्रू, छोटा वाला स्क्रू क्या होता है? ऊपर नीचे आपका गति करता है। ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है यह ऊपर की ओर उठेगा चाहे नीचे जाएगा, और जब ऊपर की ओर उठेगा तो इनके खांचे, छोटे वाले में क्या होंगे? बड़े वाले खांचे छोटे वाले खांचे में क्या होंगे? बैठेंगे। आई बस समझ। तो यह क्या करेगा? भार को ऊपर या तो भार को नीचे की ओर गति प्रदान करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, माना हत्थे की लंबाई यल है, इस हत्थे की लंबाई कितनी माने हैं? मान लेते हैं इस हत्थे की लंबाई जो है वह कितना है? कैपिटल यल है। छोटे स्क्रू की पिच की लंबाई जो है, पिच की दूरी है पी ए है। देखिए छोटे स्क्रू की पिच की दूरी पी ए है। अब बड़े वाले स्क्रू की पिच की दूरी कितनी आपकी लिए है? पी बी लिए है, वी बी। तो पी द्वारा चली गई दूरी, प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी, अगर यह एक चक्कर घूमता है तो 2 पाई आर घूमेगा। 2 पाई आर ना लीजिए, 2 पाई एल हम लिखे हैं, इसको यल लिखें तो यल लीजिए, 2 पाई एल होगा। तो डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, बड़े वाले पिच में से छोटा वाला पिच क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि छोटा वाला पिच बड़े वाले पिच के क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। जैसे आपका यह होता है, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई आपका बड़ा पिच है, ऐसे मूव कराएं तो यह बाहर की ओर गया, फिर हम रोटेट करा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? आपका अंदर की ओर जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब इनके खांचे अंदर की ओर या बाहर की ओर जाते हैं तो बड़े वाले में से छोटा वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, तो वी आर बराबर होगा 2 पाई आर बटे पी वी माइनस पी ए, क्योंकि वेग अनुपात बराबर होता है पी द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया एक व्यासांश स्क्रू जैक के बड़े स्क्रू के प्रति सेंटीमीटर पर, यानी कि बड़े स्क्रू जैक के प्रति सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी चूड़ी लगी हैं? 3 चूड़ी। मान लेते हैं कि बड़ा स्क्रू यह है आपका, इसके 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कितनी चूड़ी लगी हैं? 1 2 3 चूड़ी। और छोटे वाले स्क्रू के पे दिया है 4 चूड़ी लगी हैं, एक चूड़ी 2 3 4। छोटे वाले स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर में कितनी लगी हैं? 4 चूड़ी लगी हैं। तो 1 मीटर हैंडल पर आयास या प्रयास, प्रयास को हम आयास भी कहते हैं, आयास या प्रयास ज्ञात करें जब 6000 न्यूटन का भार उठाना हो, जहाँ दस्ता ईंटा बराबर कितना आता है? 60% है। तो सॉल्व करेंगे। डब्ल्यू दिया है 6000, दस्ता दिया है 60%, लंबाई हत्थे की कितनी दी है आपकी? 1 मीटर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर में 3 चूड़ी है, तो 1 चूड़ी की लंबाई कितनी होगी? 1/3 कर देंगे।
छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर में 4 चूड़ी है, तो एक चूड़ी की कितनी सेंटीमीटर लंबी हो, एक चूड़ी जो होगा वह कितने सेंटीमीटर का होगा, 1/4 कर देंगे। वेगानुपात बराबर होगा प्रयास P का विस्थापन भार W का विस्थापन, तो प्रयास P का विस्थापन 2πL है और W का विस्थापन होगा PV - PA, क्योंकि बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देंगे। 2π चूँकि लंबाई 1 मीटर दिया है और किस में निकालना में, सेंटीमीटर में, तो आप लंबाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2π × 100 बटे बड़े वाले स्क्रू के लिए 1/3 है सेंटीमीटर, छोटे वाले के लिए कितना है 1/4 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालेंगे वेगानुपात का मान 7536 इतना आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है वेगानुपात का, क्योंकि दोनों दूरी होता है, तो दूरी दूरी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल हो जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू यूनिट आपकी नहीं होगी। अब देखिए दस्ता का फार्मूला लगाएंगे। एफिशिएंसी दस्ता बराबर होगा MA/VR × 100, MA बराबर होगा W/P, अब VR का मान इतना पुट कर दिए × 100। दस्ता बराबर दिया है कितना आपका 50%, कितना दिया आपका है, सॉरी 60% दिया है, 60% दिया है, 60 कर लीजिए, यहाँ भी 60 हो जाएगा। 60% दिया दस्ता, अगर दस्ता आपका 60% दिया तो 60 बराबर W का मान इतना बटे P और गुणे इसके बटे 1 हो तो 1 ऊपर चला जाएगा, बटे 7536 × 100। अब यहाँ से P की वैल्यू क्या करिए, फाइंड आउट कर लीजिए, तो P का मान जो आप निकाल लीजिए, यहाँ पर आपका वो आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रयास का मान इतना हो जाएगा। यह हो गया आपका मशीन में भार उठाने वाली मशीनें। जितने भी आज हम आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका साधारण स्क्रू जैक और वेस्टर्न की व्यासांतरित घिरनी। ठीक, आपको इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका मशीन चैप्टर में जितने भी आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, यांत्रिक लाभ, दस्ता, वेगानुपात ज्ञात करने के लिए उनमें संबंध, मशीन का नियम, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। उनमें एक न्यूमेरिकल भी आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए थे। अब देखिए भार उठाने वाली मशीन में इतने भार उठाने वाली मशीन आप पढ़िएगा ज़्यादातर। एक व्यासांतरित घिरनी, व्यासांतरित यानी कि वेस्टर्न की व्यासांतरित घिरनी। दूसरा साधारण स्क्रू जैक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, साधारण स्क्रू जैक, इनमें न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा आपका साधारण पहिया तथा धुरी, यह 3 आप जरूर पढ़िएगा, और आप इन पर न्यूमेरिकल भी पढ़िएगा, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो लगभग आपके 15 नंबर के क्वेश्चन, इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके हर साल मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आज का वीडियो बस यहीं तक आपका रहेगा। अगले वीडियो में हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे और अगले यूनिट के बारे में बताएंगे, और हमारा अगला यूनिट रहेगा फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।